और ये वर्दी है तो मैं जानवरों की तरह हिंदुस्तानी जनता को जो कह दूंगा, जो लिखना चाहूँगा लिख दूंगा। मतलब उन्होंने उस एंगल से उसमें जो जो चीजें लिख रखी हैं वो बहुत सी चीजें सरासर गलत है। एक जैसे उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जो उन्होंने लिखा है कि ये देखो जी जवानों को भड़का रहा है, वो भड़का रहा है, पैसे मांग रहा है और क्या बोलते हैं इनका मतलब दुरुपयोग कर रहा है सिस्टम के खिलाफ। जबकि पुलिस ने फिर बैंक में जाकर बताओ ये किसका अकाउंट है, ये है वो है। जबकि मैं सरेआम कह रहा हूँ, जब भी मैं नंबर देता हूँ, मेरा अकाउंट देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम से लड़ने के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए। तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, ये मेरा बार कोड। इसी तरह पहले भी मैं मेरे जो अकाउंट नंबर बार कोड जो भी देता था उसमें मैं खुद बोलता हूँ कि भैया मेरा नंबर है, मेरा अकाउंट है और आप लोग हमें सपोर्ट करो ताकि हम ये लड़ाई लड़ें। लेकिन पुलिस ने उस दूसरे एंगल में कि हाँ जी वो दिखाया गया बार कोड इसका था, कोर्ट ने बैंक ने पुष्टि दी है, बैंक को उसमें गवाह बनाया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले जैसा कि कल मैंने एक लाइव डाला था हमारे सुप्रीम कोर्ट से, कल मैं सुप्रीम कोर्ट गया था और वहां से जो हमें आगे की जानकारी मिली कि एक तो हमारे जो चैनल बैन का केस था उसकी तारीख आगे कर दी गई है और अब 13 जुलाई को उसकी सुनवाई होनी है। सरकार की तरफ से अभी कोई भी जवाब फाइल नहीं किया गया है कि चैनल बैन क्यों किया, जबकि पहले जानकारी जुटाकर ही तो उन्होंने हमारा चैनल बैन किया होगा। लेकिन अभी तक जानकारी नहीं देना, लेकिन फिर भी तारीख आगे बढ़ जाना, अब भगवान ही मालिक है। ठीक है। दूसरी, जैसा कि मैंने उसी वीडियो में बताया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बाद में 10 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचा और वहां मेरी एक और सुनवाई थी। 2021 में एक एफआईआर हुई थी मेरे ऊपर और वो एफआईआर करवाई थी एसएसबी के अधिकारियों ने, जिसकी चार्जशीट की कॉपी मेरे को कल जज साहब ने दी और बेल भी दे दी और अगली तारीख दे दी कि भाई इस तारीख तक आप अपना जवाब दाखिल करें। चार्जशीट में जिन बातों का जिक्र किया है वो जल्दी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन वो वीडियो जिस पर्पज से हमने बनाया था उस चीज का उसमें कहीं जिक्र नहीं है। जैसा कि मेरे को जिस जवान ने वो वीडियो भेजे थे उसने ऐसे वीडियो दिखाए थे जिसमें कि जवानों से घरेलू काम और साथ में जवानों के बच्चे और उनकी पत्नियों के कपड़े धोते हुए वीडियो दिखाया गया था, जो कि सरासर अन्याय है। जो जवान देश सेवा के लिए भर्ती होते हैं उन जवानों से घरेलू काम कराना कानूनी अपराध है। ये अर्धली सिस्टम आप सभी को पता है सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में कंटिन्यू चल रहा है। और हाल ही में कुछ दिनों पहले तो एक बीएसएफ के आईजी लेवल के अधिकारी ने इस अर्धली सिस्टम को बंद करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगाई है। और इससे पहले आप सभी को पता है कि 2019 में इसी सिस्टम के खिलाफ मैंने अपना सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया था, जिसमें सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में जवानों के साथ इस तरह के जो ये अर्धली सिस्टम है, जो अंग्रेजों के जमाने की ये औपनिवेश प्रथा है, इसको बंद करने के लिए। लेकिन उस समय हमारी सुनवाई हुई नहीं। मैंने 3 बार इसी सिलसिले में दिल्ली में धरना भी दिया जंतर मंतर में। मैंने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उसी के लिए सोशल मीडिया पर हम लगातार आवाज उठाते हैं। इस तरह किसी जवान को टॉर्चर परेशान किया जाए तो उन सब की हम आवाज उठाते हैं, लेकिन उस आवाज को दूसरा एंगल देते हुए एसएसबी के एक कमांडेंट साहब ने हमारे ऊपर 2021 में एफआईआर करवाई थी। हमें नहीं पता था कि भाई वो एफआईआर करवाने वाला कौन है, क्या है। लेकिन जैसे ही 2025 में हमारा वो चैनल बैन हुआ, उस चैनल बैन के बाद में जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैनल ओपन करवाने के लिए केस डाला, तब ये एफआईआर हमारे सामने आई। दिल्ली पुलिस के मैंने बताया भी था कि एक
एसआई साहब और एक और बंदा मेरे घर में मेरे को नोटिस देके गए कि भाई आपको वहां आना है, आपके खिलाफ ये एफआईआर है। उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली, उन्होंने जो बताना है बता दिया, उसमें कई चीजों की धारा भी लगाई गई हमारे खिलाफ, लेकिन उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया उन्होंने कि भाई आखिर इन बंदों ने वीडियो बनाया क्यों। मतलब एफआईआर करवाने वाले की तो बात सुनी है, उसने कह दिया कि भाई इन्होंने अधिकारियों के प्रति गलत चीजें बोली हैं, जवानों को काम के प्रति रोकते हैं, भड़का रहे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन किस काम के लिए हम रोक रहे हैं कि भाई किसी का कुत्ता मत घुमाओ, किसी के बूट पॉलिश मत करो, किसी के झूठे बर्तन मत धो, किसी के घर में जाकर टॉयलेट साफ मत करो, किसी के बच्चों को मत खिलाओ, क्योंकि ये देश के जनता के खून पसीने की कमाई आपको टैक्स के रूप में मिलती है कि आप हमारे देश की सुरक्षा करो। सैनिकों के ऊपर लाखों रुपए ट्रेनिंग में खर्च किया जाता है, फिर बहुत से ऐसे सैनिक जिनको तो कमांडर के तौर पर अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, जिसपे कई हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है, और फिर उसको उस कमांडो के नाम पर सैलरी भी मिलती है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक कमांडो का बताया था कि फिर उसको लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का सहायक लगा दिया और उसने उस पर्सनल गाड़ी धोने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, तो उसको बोला इसको आरटीओ भेजो, ये यहाँ रहने लायक नहीं है। मतलब अगर उसकी गाड़ी नहीं धोता है तो वो पैरा कमांडो के लायक नहीं है। हालांकि ये केस दूसरा था और ये एसएसबी का था, तो उसमें भी मैंने वही बातें कही थी, लेकिन पुलिस ने हमारी तरफ से कही हुई बातों पर कि भाई इन जवानों ने इसलिए ये वीडियो बनाया, उसमें कहीं कुछ नहीं कहा, क्योंकि पुलिस तो उनकी तरफ से थी। हालांकि अब ये केस न्यायालय में आ गया है, अगली सुनवाई पर उनके जो गवाह आएंगे और साहब भी आएंगे, तो हम अपने वकील के द्वारा फिर हम इनसे सवाल जवाब करेंगे और कोर्ट के सामने भी ये बातें रखेंगे कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, हमने धरने भी दिए, लेकिन ये अभी तक बंद नहीं हुआ। तो अब हम इसको बंद करने के लिए या अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलने के लिए या जवानों को परेशान करते हैं तो हम जवानों की आवाज उठा सकते हैं या नहीं, ये जायज है नाजायज है, ये आप बताओ। तो धीरे धीरे अब ये केस आगे बढ़ेगा। लेकिन कल मेरा जो वीडियो उसका बनाने का मकसद था, उसके पीछे एक पॉइंट था कि भाई मुझे जैसे ही पता चला कि भाई अब पुलिस की तरफ से चार्जशीट कोर्ट में चलेगी और चार्जशीट वो मेरे को देंगे, तो एक बेल के लिए एक बॉन्ड होता है कि उसमें एक जमानती आदमी चाहिए। तब मैंने दिल्ली में मेरे से हजारों बंदे जुड़े हुए हैं, हजारों में से मैंने जैसे ही पहले स्टेप बाय स्टेप 10 लोगों को कॉल किया कि भाई जो नजदीक के हैं वो एक आदमी आ जाए जो जमानत दे दे। लेकिन जमानत का नाम सुनते ही 10 आदमियों के जो कहते थे सर आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, और वो सारे के सारे मैं यहाँ हूँ, मैं इस कारण नहीं आ सकता, मैं ये मतलब बहाने बनाकर 10 के 10 लोगों ने मना कर दिया। फिर मैंने आगे कॉल भी नहीं किया। फिर मेरे एक रिलेटिव थे, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे बात है। फिर उनकी गाड़ी थी, क्योंकि इसमें गाड़ी चाहे मोटरसाइकिल हो, बाइक हो या 4 व्हीलर हो, उसकी आरसी लगती है और वो आरसी जमानत के तौर पर कोर्ट में रखी रहती है। कोर्ट उसके एवज में एक कागज दे देता है, उसको आप गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने अपने उनको रिलेटिव को बताया, हालांकि उनकी गाड़ी कहीं दूसरी जगह थी। वो मेरे कहने से बंदा रात को गया 100 किलोमीटर जहाँ भी उनकी गाड़ी थी वहां से वो आरसी लेके आया रात को ही, और सुबह वो आकर 10 बजे उसने मेरी जमानत दे दी। सुबह वो आया, तब तक भी मेरे पास कॉल आ रहे थे, मैं अभी नहीं, बाद में आ जाओ फलाना। हालांकि जब मैंने 9 बजे वो वीडियो बनाया उसके बाद मेरे पास कॉल भी आए हैं, मैसेज भी आए कि सर आपने हमें नहीं बताया, हम आ जाते, ये वो। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि आ जाते और आने में बहुत फर्क है। मैं हजारों आदमियों की आवाज बढ़ रहा हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आए तो आप भी हमारा साथ दें। और वो जमानत देना, जैसे एक साहब को मैंने बताया तो उन्होंने किसी से कॉल कराया तो बोले सर मैं आ जाऊंगा, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। तो मैंने पहले कह दिया था कि भाई एफआईआर हुई है तो क्रिमिनल केस मान्य है। बढ़ाया इन्होंने क्रिमिनल केस है, लेकिन अगर उसको आप सही देखोगे तो क्रिमिनल केस नहीं है। हमने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन ये उस चीज को हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आप सेना के किसी अधिकारी के खिलाफ बोलोगे तो बोलोगे सेना को बदनाम कर रहे हैं, एसएसबी के किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार को उजागर करो तो एसएसबी को बदनाम, बीएसएफ तो बीएसएफ के बदनाम। इस तरह किसी भी महकमे
सेना को, पैरामिलिट्री फोर्स को या सिविल डिपार्टमेंट में किसी में भी कोई भ्रष्टाचार उजागर करे तो वो उनके अधिकारी और सारे लोग आ जाएंगे, इसने तो डिपार्टमेंट को बदनाम कर दिया। उस बंदे पर ही टूट पड़ेंगे, उसी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी एक पुलिस का बंदा यूपी पुलिस में लगातार वीडियो जारी कर रहा है, उसकी बातों में जो सच्चाई है उस पर नहीं जांच करेंगे, बस किसी भी एंगल से ये देखेंगे इस बंदे को कैसे दबाया जाए। हालांकि हमारा कोर्ट हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, भ्रष्टाचार को उजागर की इजाजत देता है, सब कुछ देता है, लेकिन उस बात की बजाय बात इस पर होगी इसने वीडियो क्यों बनाया जी, डिपार्टमेंट को बदनाम दे दिया। क्या उस एक आदमी की वजह से डिपार्टमेंट है? वो डिपार्टमेंट का बंदा जब ट्रेन में जाते हुए करोड़ों रुपए केस के साथ बदनाम होता है, जब आपका डिपार्टमेंट बदनाम या नहीं हुआ? क्या उस अकेले ने उतना केस अकेले ने कमाया होगा? उन चीजों में कितने लोग लिप्त होंगे उसको कोई नहीं देखता। एक बंदे को इसको नौकरी से निकाल दिया, बंदा चिल्लाता रहा, अपनी बातें भी रखी, लेकिन सिस्टम में किसी ने नहीं देखा। तब तो जी हमारे सीईओ ने कर दिया जो कर दिया, ठीक है। और उस सीईओ के खिलाफ जब वो बंदा बोले, हम लोग बोले, कोर्ट जाएं, अरे ये तो डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं, इसी का खाकर इसको बदनाम कर रहे हैं। आखिर ये डिपार्टमेंट है क्या? आप मानो सेना और ये पैरामिलिट्री को जो डिपार्टमेंट हम बोलते हैं, क्या सिर्फ अधिकारियों की ही ये बपोती है क्या? इनके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है कि भाई अधिकारी है तो वो डिपार्टमेंट है और जवान उसका हिस्सा ही नहीं है क्या? हम लोग भी तो उसी का हिस्सा हैं। 75% सोल्जर हैं, वही दिन रात ड्यूटियां कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, तो वो भी तो उसी डिपार्टमेंट का हिस्सा है। और अपने डिपार्टमेंट को साफ करना, अपने डिपार्टमेंट की कमियों को उजागर करना या डिपार्टमेंट को बदनाम करना है? मैं चाहता हूं जनता इसका जवाब दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे आने वाले समय में क्या होता है ये तो कोर्ट तय करेगा हमारा। हालांकि एक चीज़ और मैं इसके साथ कहना चाहूँगा कि हम कोर्ट में गए, जज साहब ने का जो रवैया था, जाते ही हाँ रविंद्र जी आप हो, हाँ ठीक है, कोई ज़्यादा वो बहसबाजी नहीं है। उन्होंने जो कागज़ अपने देखे भाई ये वैल्यूएबल चीज़ें हैं, और तुरंत उन्होंने बेल भी कर दिया और आगे की डेट भी दे दी। उनकी भाषा शैली, उनका जो स्वभाव था, आगे कुछ भी हो लेकिन आज के दिन हमें लगा कि हाँ कोई इंसान बैठा है, समझदार व्यक्ति उस कुर्सी पर, वो उनके लायक है। लेकिन इसी सिस्टम का जो दूसरा अंग है पुलिस, फिर कहती है पुलिस के लोग हमें बदनाम करते हैं, हम ये करते हैं। उनका रवैया, भाई किसी ने एफआईआर करवाई है, तुम उसको पूछताछ के लिए बुला रहे हो, लेकिन तुम्हारी भाषा शैली, एक तो सामने देख भी रहे हो कि एक पूर्व सैनिक है और समस्या उठा रहा है, इसने कोई गलत नहीं किया, लेकिन तब भी उनकी और जज साहब की जो भाषा शैली है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो जिस भाषा में बात करते हैं, हमारी बातें नहीं सुनते हैं, उससे ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कहीं बहुत बड़े अपराधी या कहीं दूसरे कंट्री से आए हों। तो मैं पुलिस को जरूर कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी जनता इज्जत करे तो जो आपकी भाषा शैली को सुधारे। आपका जो एटीट्यूड है, किसी पर एफआईआर लिखाने का मतलब वो दोषी नहीं हो गया। आप जांच कर रहे हो तो उसमें उसकी बातें भी सुने कि बस रिपोर्ट हमारा काम है, हम जिसने रिपोर्ट लिखाई है उसी की पैरवी करेंगे, और चाहे वो रिपोर्ट झूठी हो तो अपनी पुलिस भाषा शैली सुधारे ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। और भी बहुत चीज़ हैं, आपको समय पर हम आगे आगे बताते रहेंगे। ये मेरी डायरेक्ट अपील है पुलिस वालों से। इज्जत चाहते हो तो बोलते हैं ना, टेक रिस्पेक्ट तो दे रिस्पेक्ट। जैसे मैं फिर कहूँगा कि आगे फैसला कुछ भी हो, लेकिन जो जज साहब की भाषा शैली थी, जो उनका तरीका था, बहुत ही वेल एंड गुड था और कानून के हिसाब से जो उन्होंने काम किया। लेकिन हमारे पुलिस वाले कानून नहीं, वो सोचते हैं मेरे पास कुर्सी और ये वर्दी है तो मैं जानवरों की तरह हिंदुस्तानी जनता को जो कह दूंगा, जो लिखना चाहूँगा लिख दूंगा। मतलब उन्होंने उस एंगल से उसमें जो जो चीज़ें लिख रखी हैं वो बहुत सी चीज़ें सरासर गलत है। एक जैसे उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जो उन्होंने लिखा है कि ये देखो जी जवानों को भड़का रहा है, वो भड़का रहा है, पैसे मांग रहा है और क्या बोलते हैं इनका मतलब दुरुपयोग कर रहा है सिस्टम के खिलाफ। जबकि पुलिस ने फिर बैंक में जाकर बताओ ये किसका अकाउंट है, ये है वो है। जबकि मैं सरेआम कह रहा हूँ, जब भी मैं नंबर देता हूँ, मेरा अकाउंट देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम से लड़ने के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए। तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513।
ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, ये मेरा बार कोड। इसी तरह पहले भी मैं मेरे जो अकाउंट नंबर बार कोड जो भी देता था उसमें मैं खुद बोलता हूँ कि भैया मेरा नंबर है, मेरा अकाउंट है और आप लोग हमें सपोर्ट करो ताकि हम ये लड़ाई लड़ें। लेकिन पुलिस ने उस दूसरे एंगल में कि हाँ जी वो दिखाया गया बार कोड इसका था, कोर्ट ने बैंक ने पुष्टि दी है, बैंक को उसमें गवाह बनाया है, तो ये मूर्खता वाला और वो जो पुराने नियम कानून को छोड़कर आज जब मैं खुद कह रहा हूँ मेरा नंबर है उसमें, 4 साल बाद आप पता नहीं कहाँ से आकर इसमें जो रिपोर्टें बना रहे हो बिल्कुल निराधार है। जबकि मैं मेरा अकाउंट बता रहा हूँ, मैं आज भी बता रहा हूँ और आज भी सिस्टम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, सिर्फ सिस्टम में बैठे करप्ट लोगों के लिए। डिपार्टमेंट में कभी हमने किसी डिपार्टमेंट को, सेना या पैरामिलिट्री को, किसी भी डिपार्टमेंट को कभी गलत नहीं बोला, लेकिन इस डिपार्टमेंट में कुछ एक लोग जो अंग्रेजी मानसिकता के हैं, जिनका आज भी मोटो यही है कि ये जवान हमारे गुलाम हैं क्योंकि हम अफसर हैं। और अंग्रेजों ने जो अफसरों की चीज़ें बनाई थी हिंदुस्तान में आज भी वो चल रही है। ज़रूरत है उनको बदलने की, लेकिन वो जनता मिलकर बदल सकती है। लेकिन जनता हमें सपोर्ट करती नहीं है। हमारे ही खुद के साथी सिर्फ जय हिंद बोलकर कोर्ट तक नहीं आ पाते हैं। जब हम कहते हैं कि भाई महीने में आप कुछ डोनेशन दोगे तो सिस्टम को हम कुछ बड़ा करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, बार बार इन चीज़ों को लेकर कोर्ट जाएंगे तो ताकि हम जीत सकें, धरने देंगे और भी जो चीज़ें होंगी करेंगे। लेकिन वो अकेला रविंद्र फौजी को टाटा बिरला है नहीं, रविंद्र फौजी अकेला कर रहा है। आप लोग जय हिंद, हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ की जरूरत में नहीं एक जमानत तक देने के लिए झिझक जाते हो तो फिर क्या करें आपकी। मैं फिर कह रहा हूँ कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन सपोर्ट करने में तो मजबूरी नहीं हो सकती। ये तो वही सिस्टम हो गया जिस तरह भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, क्योंकि उस समय के तो ये हमारी तरह उन पर भी वही देशद्रोह का भड़काने का पता नहीं क्या क्या नियम कानून लगे थे। तो हमारे जाने के बाद याद करोगे कि रविंद्र फौजी ने जो किया था सिस्टम को सुधारने के लिए किया था, और बहुत चीज़ें सुधरी भी हैं। हमने जो किया है हमें उससे हम संतुष्ट हैं कि बहुत चीज़ें सरेआम दिल्ली में जो कुत्ता घुमाते थे ड्रेस में बंद हो गया। सरेआम जो अधिकारी बोलते थे हम तेरी ये कर देंगे, ऐसी तैसी कर देंगे, बोलने से पहले 4 बार सोचते हैं कि हाँ भाई आज मीडिया का जमाना है, बनाएगा, रविंद्र फौजी के पास भेज देगा और उसने डाल दिया तो फिर तुम्हारी, आप सोचते हो कि कानून में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, लेकिन ये पब्लिक है। जनता में जब ये चीज़ें जाती है जनता सब कुछ उखाड़ देती है, और कोई नहीं तो फिर वो भगवान बैठा है, वो जरूर देखता है। ठीक है, बाकी आगे जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। अगले जो तारीख आएगी उसकी भी बता देंगे आपको। ऑर्डर की कॉपी कल, शायद आज या कल में आ जाएगी। और जो केस की मैंने बता दिया कि 13 जुलाई को हमारी उसकी सुनवाई है, तो मेरा चैनल खुल जाएगा, तो मेरी एक ताकत आ जाएगी और फिर हम उसी अंदाज में जैसे हम थे, हालांकि मेरा अंदाज अभी चेंज कभी नहीं हुआ है। मैं कभी इन चीज़ों से नहीं कि भाई जेल जाने से, पेंशन बंद होने से या मार देंगे, इन धमकियों से रविंद्र फौजी कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ा है। ठीक है, मैं कोई गलत काम करके जाऊंगा तो मेरा ज़मीर मरेगा, लेकिन मैं सच्चाई के लिए लड़ते हुए कहीं भी जाऊं, कुछ भी हो जाए तो भगत सिंह की तरह मूंछों पर ताव देते हुए जाऊंगा कि हाँ मैंने अपनी अंतरात्मा का आवाज़ सुनी और एक ईमानदार देशभक्त की तरह जीकर मैंने कार्य किया। मैं इससे खुश हूँ। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।